Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now. एक लड़की जिसने बांस की खपच्चियों से हॉकी खेलना शुरू किया था। एक लड़की जो इतनी गरीब थी कि 2 वक्त के खाने के लिए हॉकी खेलने को राजी हो गई। एक लड़की जो हॉकी खेलने के लिए छोटी ड्रेस पहनकर निकलती थी तो आस पड़ोस के लोग ताने मारते थे। लड़कियों की ऐसी 15 कहानियों से मिलकर बनती है भारतीय महिला हॉकी टीम। वो टीम जो अपने तमाम अभावों के बावजूद अपने संघर्ष के दम पर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची। आज टीम सेमीफाइनल में ब्रिटेन से 5-4 से हार गई, लेकिन टीम का सेमीफाइनल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीत ही है कि पहली बार देश ने भारत की महिला हॉकी टीम से मेडल की उम्मीद लगाई। पहली बार ऐसा हुआ कि महिला हॉकी टीम की हार से हम भावुक हुए। इतनी बात हुई। मैच हारने के बाद की तस्वीरें टोक्यो से आई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम से फोन पर बात की तो ये टीम फिर से रोने लगी। देखिए। ये सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी अभी ठीक है। उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी हॉकी टीम से बात की। ये वीडियो भी जरूर देखिए क्योंकि ये नवीन पटनायक ही हैं जिन्होंने पुरुष और महिला हॉकी को इतना सपोर्ट किया। लड़के, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा खेला था। अपने गेम हार गया पर हमारे दिल जीत गए हैं। आप सबको बधाई हो क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है। आप यहाँ 17 तारीख आ रहे हैं, फिर हम मिलेंगे। फिर आप सबको मैं बधाई देता हूँ क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, इतनी अच्छी तरह खेला है। थैंक यू सर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा सरकार ने हमें इस जर्नी में बहुत हेल्प की है। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स का एक हब बन चुका है। इतने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आप होस्ट करवाते हो, हमारी टीम को उड़ीसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो इस जर्नी में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने हमें हर मोमेंट पे इनकरेज किया, सपोर्ट किया। सो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो कौन है ये लड़कियां जिन्होंने अचानक भारतीय महिला हॉकी को इतना मान सम्मान और पहचान दिला दी? बस ये पहचान अचानक मिली है या इसके पीछे संघर्ष का एक लंबा इतिहास है? एक एक करके हम इन पोस्टर गर्ल्स के बारे में जानेंगे। हम हमारे वक्त की नायिकाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सविता पुनिया की। कई साल पहले की बात है। हरियाणा के सिरसा का गांव जोतकर। यहाँ के रहने वाले रंजीत पुनिया दिल्ली से लौटे और लौटते ही अपनी पोती को खोजने लगे। रंजीत इतनी जल्दी में थे कि लोग डर गए कि जाने क्या हो गया। और कुछ मिनट बाद जब रंजीत अपनी पोती से मिले तो सबका संशय दूर हुआ। रंजीत ने सविता से कहा, तू हॉकी क्यों नहीं खेलती? और उस दिन दादा रंजीत की इस एक लाइन ने सविता को इंडियन हॉकी के रास्ते पर पहुंचा दिया और आज वो लेजेंड है। अपने किट बैग को नजरों के सामने रखने की जिद के चलते बस की छत पर बैठ ट्रेनिंग के लिए जाने वाली सविता आसमान छू चुकी हैं। 31 वर्ष की इस लड़की ने भारतीय हॉकी फैंस को सपने देखने पर मजबूर कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में दुनिया भर के दिग्गजों के आगे सविता ने जैसी गोलकीपिंग की, उसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। साल 2007 में सविता को पहली बार नेशनल कैंप का बुलावा आया। हालांकि अपने पहले मैच के लिए सविता को 2011 तक इंतजार करना पड़ा। साल 2014 में सविता की बेहतरीन गोलकीपिंग की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंचियोन एशियाड का ब्रॉन्ज मेडल जीता।
साल 2017 की एशिया कप जीत में सविता गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रही। भारत ने इस टूर्नामेंट को पूरे 13 साल बाद जीता था और अब अपने इंटरनेशनल डेब्यू के 10 बरस बाद सविता ओलंपिक में अब तक की बेस्ट इंडियन वीमेन हॉकी टीम की स्टार गोलकीपर बनी। सूची में दूसरे नंबर पर हैं दीप ग्रेस। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का हॉकी से पुराना नाता है। बीते दिन भी हमने आपको कई दिग्गज खिलाड़ियों के जमीन पर पैदा होने और पनपने की कहानी सुनाई थी। कहते हैं कि जिले के हर घर में हॉकी प्लेयर हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह में भी हॉकी स्टिक और गेंद जैसे उपहार मिलना नॉर्मल है। लेकिन कई बरस पहले तक लड़कियों के लिए हॉकी खेलना नॉर्मल नहीं था। तभी पिता, चाचा और भाई को हॉकी खेलते देख बड़ी हुई दीप ग्रेस ने हॉकी उठाई। दीप ग्रेस इक्का ने जब हॉकी उठाई तो लोगों का पहला रिएक्शन था, ये तो लड़कों वाला खेल है। दीप के परिवार को ताने मारे गए कि लड़की को लड़कों वाला गेम सिखा रहे हैं, पर घर वाले इन आलोचनाओं के आगे झुके नहीं। खुद दीप भी ऐसी आलोचनाओं के आगे कमजोर नहीं पड़ी। हॉकी के पैशन को पालती रही और जल्द फायदा मिला। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में पहली बार सीनियर नेशनल्स में खेला और इसके बाद इंडियन जूनियर टीम के लिए भी डेब्यू करने का मौका मिला। जूनियर वर्ल्ड कप और 2014 के एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडियन टीम का दीप हिस्सा रही और अब ओलंपिक में उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। कहते हैं कि हॉकी में गोल करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है डिफेंड करना। दीप भारतीय डिफेंडर्स की जो कतार है उसका हिस्सा है। सूची में अगला नाम निक्की प्रधान। झारखंड ने देश को कई हॉकी प्लेयर दिए और इनमें से एक है निक्की प्रधान। रांची से कई साल पहले कटे खूंटी शहर में पैदा हुई निक्की बचपन से एथलीट थी। इतना तेज भजती थी कि इनको लेकर एथलेटिक्स और हॉकी के कोच आपस में भिड़ गए कि ये किस खेल में जाएंगी। दरअसल निक्की ने दौड़ने के साथ ही छोटी उम्र में हॉकी खेलना भी शुरू कर दिया था। एथलेटिक्स वाले गुरुजी चाहते थे कि वो ट्रैक एंड फील्ड में आए और हॉकी वाले चाहते थे कि हमारी फील्ड में आए। हॉकी वाले दशरथ महतो एथलेटिक्स वाले सरवर इमाम से लड़े। 2 कोच लड़े। सरवर उस वक्त जिला खेल अधिकारी भी थे, लेकिन दशरथ माने नहीं और बताते हैं कि इस घटना के बाद सरवर और दशरथ में 10 साल तक बात नहीं हुई। लेकिन जब निक्की हॉकी की स्टार बन गई तब सरवर को लगा कि दशरथ सही थे और इसके बाद दोनों कोचेस के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए। निक्की के हॉकी खेलने के पीछे एक और मजेदार कहानी है। जब वो 12 साल की थी तभी झारखंड की सरकार ने कुछ महिला हॉकी प्लेयर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया। उस समारोह में उन प्लेयर्स ने बताया कि कैसे वो हवाई जहाज पर बैठकर अमेरिका गई। ये कहानी सुन निक्की ने सबके जाने के बाद कोच दशरथ से पूछा, क्या मैं दीदी लोग की तरह जहाज में नहीं बैठ सकती? जवाब में कोच ने कहा, अच्छा खेलोगी तो क्यों नहीं बैठोगी। और इसके बाद निक्की ने कोच की बात को दिल पर ले लिया और इतना अच्छा खेला कि अब जहाज क्या, वो हर भारतीय के दिल में गहरे तक बैठ चुकी है। सूची में अगला नाम गुरजीत कौर का। खेलों की दुनिया कमाल है। कई लोग शुरू से कोशिश करते हैं, सफल नहीं हो पाते और कोई एकाएक स्पोर्ट्स में आता है और छा जाता है। गुरजीत कौर ऐसी ही हैं। ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत के लिए 2 झन्नाटेदार गोल करने वाली ड्रैग फ्लिकर। ड्रैग माने खींचना, फ्लिक बोले तो धकेलना, यानी खींचकर धकेलने की कला को ड्रैग फ्लिक कहते हैं और ये काम आती है पेनल्टी कॉर्नर लेने में। और गुरजीत अभी विमेंस हॉकी में दुनिया की बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स में से एक मानी जाती हैं। लेकिन वो हमेशा से हॉकी नहीं खेलना चाहती थी। अमृतसर के पास के गांव मियादी कला में एक किसान परिवार में पैदा हुई गुरजीत शुरुआत में गांव में रहती थी और पता भी नहीं था कि हॉकी क्या है। बाद के बरसों में अच्छी शिक्षा के लिए गुरजीत और उनकी बहन घर से 70 किलोमीटर दूर तरन तारण जिले के कैरो में बोर्डिंग स्कूल में गए और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई हॉकी से। दरअसल कैरो हॉकी के सबसे बड़े और पुराने सेंटर्स में से एक है। आपने ये नाम सुना होगा, पंजाब के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह कैरो, उनका गाँव। यहाँ आने पर गुरजीत की हॉकी से मुलाकात तय हुई थी। हालांकि शुरू में उन्हें खेलना नहीं आता था, बैठकर बाकी लड़कियों को खेलते देखती, लेकिन फिर इंटरेस्ट जागा, स्टिक उठाई और जैसे स्टिक उठाने की देर हो गुरजीत बहुत तेज़ी से हॉकी की दुनिया में आई और साल 2017 में लगभग 21 साल की उम्र में टीम इंडिया में परमानेंट हो गई। सूची में अगला नाम उदिता। अपने पापा को देखकर स्पोर्ट्स में आने का फैसला किया। पापा हिसार में थे, दरोगा थे, जसबीर सिंह। हैंडबॉल खेलना पसंद था। बेटी उदिता ने भी यही खेल खेलने का फैसला किया। पिताजी ने एक अच्छे कोच की शरण में भेज दिया। खेलने लगी हैंडबॉल। एक दफ़ा हैंडबॉल का कोच 3 दिन तक क्लास लेने ही नहीं आया। ये मौका था उदिता के लिए कुछ नया ट्राई करने का। उन्होंने हॉकी की स्टिक उठा ली और ऐसी उठाई कि कुछ ही वर्षों में उनका सिलेक्शन इंडियन जूनियर हॉकी टीम में हो गया। लेकिन साल 2015 में उदिता जब जूनियर नेशनल कैंप के लिए चुनी गई, उसी साल उनके पिता का देहांत हो गया। उदिता का मन जैसे खेल से टूट गया, पर माँ ने हौसला बढ़ाया और फिर उनका करियर चल निकला। उन्होंने जूनियर टीम, अंडर 18 के लिए खेला और फिर सीनियर टीम में एंट्री की और अब वो टीम इंडिया की अहम सदस्य हैं। टोक्यो में 4थे नंबर पर फिनिश करने वाली टीम इंडिया के लिए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सूची में अगला नाम नेहा गोयल। हरियाणा के सोनीपत में एक बड़े से खुले बदबूदार नाले के पास एक कमरे का घर,
इतना छोटा कि अगर 10 छोटे कदम भी भरेंगे तो दीवार आ जाएगी। इतनी सी जगह में नेहा अपनी 2 बहनों और माँ के साथ रहती थी। पिता कभी कभार आते शराब पीकर, और जब आते माँ को गालियां देते, पीटते। शराबी पिता के सामने लड़कियां सहमी रहती। एक कमरे के घर में कहीं छिपने की जगह भी नहीं थी, तो पिता जब घर में आते लड़कियां आंख मूंद कर लेट जाती, सोने का बहाना, ताकि पिता का सामना न करना पड़े। दोनों वक्त के खाने का इंतजाम करने के लिए माँ मजदूरी करती। नेहा की माँ को जहां भी काम मिला किया। साइकिल फैक्ट्री में, चमड़े की फैक्ट्री में महीने के 1,500-2 हज़ार कमाती। कभी कभी लड़कियां भी उनके साथ मजदूरी के लिए जाती। नेहा तब छोटी थी, लगभग 11 साल की। एक दिन स्कूल में नेहा को सहेली ने बताया, हॉकी खेलने पर जूते मिलते हैं और ड्रेस भी। नेहा के घर से कुछ ही दूर प्रीतम सिवास की हॉकी एकेडमी थी। प्रीतम भारत की महिला टीम में रह चुकी हैं, सोनीपत में एकेडमी चलाती हैं। नेहा एकेडमी के आसपास चक्कर लगाने लगी। जब प्रीतम ने कई बार नेहा को उधर टहलते देखा तो बुला लिया। कूदने वाली रस्सी देकर नेहा का स्टेमिना मापा। उन्हें लगा कि 11 साल की लड़की में बहुत पोटेंशियल है। फिर कहा कि अगर हॉकी की प्रैक्टिस में लगातार आओगी तो दोनों वक्त का खाना मिलेगा। नेहा को जैसे कुछ और चाहिए ही नहीं था, लेकिन एक पड़ाव अभी बाकी था, नेहा की माँ को समझाने का। कोच प्रीतम ने कहा, अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी। पर नेहा को शर्म आ रही थी क्योंकि घर अच्छा नहीं था। लेकिन फिर कोच गई और माँ मान गई। इस तरह से नेहा का हॉकी खेलना शुरू हुआ। कोच प्रीतम ने उनके कपड़े, जूते, हॉकी सबका खर्चा उठाया और नेहा ने भी ग्राउंड पर टैलेंट दिखाया। 18 की उम्र में नेशनल टीम में सिलेक्शन पा लिया और अब वो टीम इंडिया की बेस्ट मिडफील्डर है। हॉकी इंडिया ने उन्हें मिडफील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। सूची में अगला नाम निशा वारसी। हमने नेहा गोयल की कहानी बताया कि कैसे स्कूल की सहेली ने उन्हें हॉकी के बारे में बताया। वो सहेली थी निशा वारसी। नेहा और निशा एक ही स्कूल में पढ़ती थी। निशा का परिवार सोनीपत के वेस्ट रामनगर कॉलोनी में रहता है। पहले किराए के घर में थे। पिता सोहराब सिलाई का काम करते थे, घर का खर्चा वहीं से निकलता। लेकिन जब सोहराब को लकवा मार गया तो निशा की मां ने फोम की फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। जब वो 9 साल की थी तब से ही प्रीतम सिवास की एकेडमी में हॉकी खेलने लगी। उनके पिता को लगा लड़की हॉकी खेलकर क्या करेगी। कई बार खेल बंद करवाने की भी बात हुई, लेकिन निशा अड़ी रही। बड़ी हुई तो घर वाले शादी कराने पर अड़ गए। ये लड़ाई भी निशा ने जीती। रेलवे में नौकरी पाली, परिवार को आर्थिक मदद मिलने लगी और हॉकी भी चलती रही। 2018 में निशा का नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद से वो भारतीय हॉकी की सबसे दमदार मिडफील्डर्स में से एक बन गई हैं। सूची में अगला नाम है मोनिका मलिक का। वो भी हरियाणा के सोनीपत से हैं। उनके पिता चंडीगढ़ पुलिस में हैं। पिता चाहते थे कि उनकी बिटिया पहलवानी करे, लेकिन मोनिका की दिलचस्पी हॉकी में थी। शुरू में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में रहकर हॉकी खेली, अच्छा खेली तो आगे बढ़ी, फिर नेशनल टीम में जगह बनाई और अभी टीम इंडिया की बेस्ट मिडफील्डर्स में से एक है। अगला नाम सलीमा टेटे। टोक्यो में भारत यूके का हॉकी मैच खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पर उनके घर की तस्वीरें वायरल हुई। एक आध कच्चा आधा पक्का सा छोटा घर। ऐसा घर होना देश में कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे घर देखे हैं, लेकिन ये घर टोक्यो में हॉकी खेल रही सलीमा का है। ये बात सुनकर कई लोग भावुक हो गए। उनकी कहानी भी वैसी है जैसी बाकी लड़कियों की हॉकी खेलने वाली। सलीमा झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़की चापार से आती हैं। नक्सल प्रभावित गांव, गरीबी इतनी कि गांव में मुश्किल से किसी घर में टीवी हो। अभी जब टोक्यो ओलंपिक में टीम जीतने लगी और सलीमा का नाम हुआ, तब जाकर प्रशासन को लगा कि गांव वालों को तो मैच दिखाना ही चाहिए और उसके बाद डीटीएच और जनरेटर की व्यवस्था की गई। ऐसे गांव से निकली हैं सलीमा। शुरू में बांस की खपच्चियों से हॉकी खेलती थी। कुछ पैसे हुए तो हॉकी की स्टिक खरीदी। शुरू में गांव के स्कूल में खेला, अब अच्छा खेलने लगी तो मौका मिला और फिर नेशनल टीम तक पहुंची। उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है और वो भविष्य के लिए एक अच्छी खोज मानी जा रही हैं। सूची में अगला नाम है सुशीला चानू का। टीम की सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक। रियो ओलंपिक के दौरान वो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी। 150 से ज्यादा मैच खेल चुकी हैं भारत के लिए। मणिपुर से आती हैं। परिवार की गरीबी और आर्थिक तंगी वाली कहानी सुशीला की भी है, जैसे और खिलाड़ियों की थी। घर में पैसों की तंगी, पिता के पास काम नहीं, माँ घर का खर्च चलाती थी और इन सब के बीच सुशीला हॉकी खेलने में लगी रही। फिलहाल वो रेलवे में नौकरी करती है। अगला नाम नवजोत कौर। हम जानते हैं कि हरियाणा में खेलों का चाव है। कुरुक्षेत्र में नवजोत के पिता मैकेनिक का काम करते थे। वो अपने एक बच्चे को खेल में जरूर लाना चाहते थे और उन्होंने ये मौका नवजोत कौर के लिए तलाशा। नवजोत ने 2003 में हॉकी खेलना शुरू किया। 2012 में सीनियर टीम में जगह मिली और उसके बाद वो रियो ओलंपिक होते हुए टोक्यो की टीम तक पहुंची। सबसे आखिरी में जिक्र होगा कप्तान रानी रामपाल का। साल 1994 का था, दिसंबर का महीना और 4 तारीख। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के रहने वाले तांगा चालक रामपाल के घर बेटी हुई।
बमुश्किल गुजारे भर का कमा पाने वाले रामपाल ने बेटी का नाम रानी रखा, लेकिन परिवार की हालत इतनी खराब कि रानी को दूसरों के घर में काम करना पड़ा। 6 साल की हुई तो हॉकी एकेडमी में बच्चों को खेलते देखा। उनका मन भी खेलने को ललचाया, पर घर वालों की इतनी हैसियत नहीं थी कि हॉकी की स्टिक भी दिलवा पाए। फिर रानी ने एकेडमी के बच्चों की टूटी हॉकी से खेलना शुरू किया और ऐसे ही एक दिन वो शाहबाद हॉकी एकेडमी के कोच बलदेव सिंह की नज़र में आ गई। बलदेव ने रानी का जुनून देखकर उनकी जिम्मेदारी ली, न सिर्फ उनको सिखाने बल्कि रहने खाने का जिम्मा उठाया और उनके साथ रहकर रानी का जुनून ऐसा कि 14 साल की उम्र में उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहन ली। साल 2010 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 साल की रानी टीम इंडिया की सबसे यंग प्लेयर थी और इस वर्ल्ड कप के बाद उनका करियर लगातार आगे बढ़ा। अपनी टीम को ओलंपिक के सेमीफाइनल तक ले जाने वाली पहली और इकलौती भारतीय महिला हॉकी कैप्टन। सूची में अगला नाम ललरेम सियामी। साल 2000 के मार्च महीने में मिजोरम की राजधानी आइजॉल से 80 किलोमीटर दूर रहने वाले किसान ललथसांगा के घर एक बेटी पैदा हुई। परिवार ने बेटी का नाम रखा ललरेम सियामी। 11 साल की होते होते ललरेम सियामी मिजोरम सरकार की हॉकी एकेडमी ज्वाइन कर चुकी थी और 5 साल बाद ही नई दिल्ली की नेशनल हॉकी एकेडमी पहुंच गई। लेकिन यहाँ समस्या अलग थी। ललरेम सियामी को ना हिंदी आती थी ना अंग्रेजी। वो अपने साथियों से इशारों में बात करती और बाकी का काम अपनी हॉकी स्टिक को करने देती और इसी के भरोसे सियामी ने बेहद तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और अपने 18वें जन्मदिन से पहले ही नेशनल टीम में पहुंच गई। सियामी ने टीम इंडिया के साथ 2018 की एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी और इसी साल के एशियन गेम्स के सिल्वर मेडल को जीतने में सफलता हासिल की। लेकिन उनका असली कैरेक्टर दिखा जून 2019 में। सियामी टीम के साथ जापान में थी। FIH सीरीज फाइनल्स चल रहे थे और सेमीफाइनल से ठीक पहले सियामी को पता चला कि मिजोरम में उनके पिता की मौत हो गई। कोच शॉर्ट मारिन ने साफ कह दिया कि वो चाहें तो घर जा सकती हैं, लेकिन सियामी ने इतने अहम मैच से पहले टीम का साथ न छोड़ने का फैसला किया। दरअसल चिली के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में अगर भारत हार जाता तो टीम टोक्यो ओलंपिक तक ना पहुंच पाती और इसलिए सियामी टीम को अधर में नहीं छोड़ना चाहती थी। वो रुकी और उनके साथ टीम ने पहले सेमीफाइनल और फिर फाइनल जीता, गोल्ड जीता और शान से ओलंपिक का टिकट कटवाया। टोक्यो के टीम का अहम हिस्सा रही ललरेम सियामी ओलंपिक खेलने वाली मिजोरम की पहली महिला एथलीट है। सूची में अगला नाम वंदना कटारिया। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का हरिद्वार, दिल्ली NCR वालों के लिए वीकेंड गेटवे। यहाँ पर रोशनाबाद नाम इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चीफ टेक्नीशियन नाहर सिंह कटारिया के घर बिटिया पैदा हुई। नाम वंदना रखा, जो छोटी उम्र से ही खेलकूद में लग गई। खास तौर पर हॉकी के लिए पगलाई रहती थी और इसके लिए अक्सर आस पड़ोस के लोग ताना मारते, कहते हैं कि लड़की के लिए हॉकी खेलना अशोभनीय है। लोगों के तानों से बचने के लिए वंदना ने छिपकर पेड़ की टहनियों से हॉकी खेलना शुरू किया। अब ताना मारने वाले कम देख पाते और वंदना का पूरा ध्यान खेल पर रहता। पर ताना मारने वालों की एक खासियत है, ये जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते, वज्र बेशरम होते हैं। इन्होंने पता लगा ही लिया कि लड़की ने हॉकी छोड़ी नहीं, फिर क्या था, नए सिरे से शुरू हो गए। लेकिन अब वंदना के पिता खुलकर उनके सपोर्ट में थे। कभी खुद पहलवानी करने वाले नाहर ने वंदना से खेलना रोकने के लिए नहीं कहा और देखिए खेलते खेलते वंदना 2020 के ओलंपिक तक पहुंच गई। हालांकि वंदना के पिताजी अपनी बेटी को ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली पहली भारतीय बनते नहीं देख पाए। दरअसल ओलंपिक से 3 महीने पहले पिता का देहांत हो गया और बेंगलुरु स्थित नेशनल कैंप में रहने के चलते वंदना आखिरी बार पिता को देख भी नहीं पाई। पर एक बात तय है, उनके पिता अपनी बेटी की उस उपलब्धि पर जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। सूची में अगला नाम है शर्मिला देवी का। एक युवा प्लेयर, बिना डरे खेलती हैं और खुशी के साथ खेलती हैं। ये कौन कह रहा था? ये टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए निकलने से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शॉर्ट मारिन कह रहे थे अपनी युवा फॉरवर्ड शर्मिला के लिए। हरियाणा के हिसार से आने वाली शर्मिला कुल 9 मैचों का अनुभव लेकर टोक्यो पहुंची, लेकिन देखकर लगता ही नहीं था कि 19 साल की लड़की पहली बार इतने बड़े स्टेज पर खेल रही है। मैदान के दोनों तरफ से भागती शर्मिला को खेलते देखना मजेदार है और उन्हें इस ओलंपिक के भारतीय महिला हॉकी टीम के लिहाज से एक बड़े हासिल में गिना जा रहा है। शर्मिला ने 2019 के FIH विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान इंटरनेशनल डेब्यू किया। अमेरिका के खिलाफ पहले ही मैच में कमाल का गोल दागकर बड़े स्टेज पर आने का ऐलान कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में ब्रिटेन के खिलाफ टूर्नामेंट का अपना इकलौता गोल स्कोर किया। यह तो हुई खिलाड़ियों की बात, लेकिन लड़कियों की इस कामयाबी में गुरु का रोल भी अहम है। महिला हॉकी टीम के कोच शॉर्ट मारिन, इनकी कोचिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि आज के मैच के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका करार ओलंपिक तक ही था। तो यह है भारतीय महिला हॉकी टीम की कहानी। इस कहानी को सुनिए, गुनिए, अपने घर की लड़कियों को सुनाइए, लड़कों को सुनाइए और बताइए कि खेलना क्यों ज़रूरी है और खेल कर आप क्या हासिल कर सकते हैं। एक कृतज्ञ राष्ट्र अपने
हीरोज को ऐसे ही याद करें तो अच्छा है। वैसे ओलंपिक से कुछ और खबरें भी हैं। बजरंग पुनिया, उनसे हमें खूब पदक की उम्मीद थी, अभी भी है, लेकिन वो सेमीफाइनल में अजरबैजान के हाजी अलियेव से हार गए। अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए शनिवार को मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला रैपचेज राउंड के विजेता से होगा। उधर गोल्फर अदिति अशोक तीसरे राउंड के बाद भी दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। तो भारत के लिए अभी पदक की 3 बड़ी उम्मीदें हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती में, अदिति अशोक गोल्फ में और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। ये दिन की बड़ी खबर थी। अब सुर्खियां भी सुन लेते हैं। सबसे पहले कोरोना के आंकड़े। 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 44,643, ठीक हुए मरीजों की संख्या 41,096 और मौत का आंकड़ा 464। कई राज्य हैं जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, पर केरल और महाराष्ट्र से अभी भी लगातार ज्यादा केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में केरल से 20,000 से ज्यादा नए मामले आए और करीब 100 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र से 6,695 नए मामले आए और 120 लोगों की मौत हुई। दूसरी सुर्खी लद्दाख से। भारत और चीन ने गोगरा पोस्ट के पेट्रोल पॉइंट 17A से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। सैनिक अब अपने परमानेंट बेस पर हैं। डिसएंगेजमेंट की यह प्रक्रिया 4-5 अगस्त को हुई। दरअसल 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वीं बैठक हुई थी और तब इस डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। शुरुआती दौर की बैठकों में चीन ने गलवान घाटी में पड़ने वाले PP-14 पेट्रोल पॉइंट 40, हॉट स्प्रिंग इलाके में पड़ने वाले PP-15 और PP-17A पर स्थित गोगरा पोस्ट के इलाके में डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन पीछे सिर्फ गलवान घाटी से हटा था। गोगरा इलाके से सैनिकों के पीछे हटने को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट ने आज कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और CBI न्यायपालिका की मदद नहीं करती। जब जज शिकायत करते हैं तब भी एजेंसियां जवाब नहीं देती। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की ये टिप्पणी कि जब जज धमकियां मिलने की शिकायतें दर्ज कराते हैं तब भी मदद नहीं मिलती। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई प्रोफाइल या गैंगस्टर से जुड़े मामलों में जजों को धमकाया जाता है, लेकिन CBI या पुलिस को शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ फैसले आते हैं तब न्यायपालिका को बदनाम करने का ट्रेंड चलता है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट धनबाद में जज की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कह रहा था। आपको याद होगा, पिछले महीने झारखंड के धनबाद में जिला और सेशन जज उत्तम आनंद को एक टेम्पो ने टक्कर मारी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। झारखंड सरकार ने यह मामला CBI को सौंप दिया है। इसी सुनवाई में एजेंसियों के काम के लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। इसके अलावा कोर्ट ने अब सभी राज्यों को खत लिखकर जजों की सुरक्षा के बारे में जानकारी मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। चौथी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने बनाई। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। हम जानते हैं कि खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहला खेल रत्न पुरस्कार भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब तक 45 लोगों को दिया जा चुका है। जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब तक इस पुरस्कार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था, लेकिन अब 30 बरस के बाद इसे मेजर ध्यानचंद दद्दा के नाम पर कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद हमारे हीरो 1928, 1932, 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही दफा भारत ने ओलंपिक में गोल्ड जीता। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर जब ये अवार्ड हुआ तो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। भाजपा वालों ने कहा, बिल्कुल सही फैसला है। आखिर खेल पुरस्कार किसी नेता के नाम पर क्यों हो? खेल के सबसे बड़े लेजेंड के नाम पर होने चाहिए। बिल्कुल सही तर्क है। इसके बाद कांग्रेस के खेमे ने कहा कि तब तो सारे ही प्रतिष्ठान भी खिलाड़ियों के नाम पर होने चाहिए और उन्होंने निशाना साधा हाल में अहमदाबाद में खुले बड़े विश्व स्तरीय स्टेडियम का, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, क्रिकेट स्टेडियम। और उसके बाद भाजपा वालों ने पूरी सूची निकाल दी कि पहले ये बताइए कि राजधानी दिल्ली समेत जो देश भर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर खेल प्रतिष्ठान बने हैं, उनका क्या? पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। मेजर ध्यानचंद जी खेल के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानजनक और प्रेरणादायी नाम है और निश्चित रूप से जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए
तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। तो ये सियासत है, दोनों तरफ से चल रही है, पर मुझे खुशी है कि देश मेजर ध्यानचंद के योगदान को याद कर रहा है। लेकिन दद्दा को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला, महामना मदन मोहन मालवीय को मिला और भी कई विभूतियों को मिला, लेकिन एक हिस्टोरिक जस्टिस है जो अभी बाकी है। इसमें विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक हैं, इसमें मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हैं, कई नाम हैं जिनका नाम भारत रत्न की फहरिस्त में होना ही चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर भी ध्यान देगी। सरकार का जिक्र आया तो संसद का जिक्र। संसद में आज क्या हुआ बताएंगे आपको मेरे साथी निखिल वाट। संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे में ही गुजरा। सोमवार से शुक्रवार तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब सदन शुरू होते ही हंगामा न हुआ हो। हर दिन शोरगुल होता रहा। विपक्षी दल पेगासस और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव, नोटिस खारिज किए जाते रहे। आज भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर प्रदर्शन किया, पोस्टर लहराए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो हंगामे और नारेबाजी के बीच टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 पारित हो गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी पूरे दिन जमकर शोरगुल हुआ, जिसकी वजह से सदन को पहले 12 बजे तक और फिर इसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सदन की कार्यवाही 9 अगस्त सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। हंगामे के बीच एक खबर भी आई कि सरकार ने राज्यसभा में पेगासस मुद्दे पर पूछे गए सवाल को ब्लॉक कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह हवाला दिया है कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है और ना ही सवाल पूछे जा सकते हैं। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने पेगासस से जुड़ा सवाल राज्यसभा में पूछा था। बिनॉय के मुताबिक अभी तक उन्हें सवाल का आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, लेकिन अनौपचारिक तरीके पर उन्हें बता दिया गया है कि उनके सवाल को मंजूरी नहीं दी गई है। आज सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक की। सदन में आगे की रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा इस बैठक के दौरान हुई। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि किसानों को समर्थन देने के लिए सभी विपक्षी दल आज जंतर मंतर जाएंगे, जिसके बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता बस में बैठकर जंतर मंतर पहुंचे। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर किसान संसद लगा रखी है। इस प्रतिनिधिमंडल में जो मिलने गया था किसानों से, कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राजद, वाम दल शामिल रहे। विपक्षी दलों के इस प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं थी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।